IC38 एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को हम लोग इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि टोटल क्वेश्चन 50 रहता है, एक 1 आवर में हमको यानी 16 मिनट में सॉल्व करना है। 35% पासिंग मार्क है, अगर हम 18 नंबर लाते हैं तो पास करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रहता है। 17 मार्क्स भी अगर आते हैं तो 1 मार्क एज ए ग्रेस मिलता है। 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हम लोग अपनी नॉलेज बेस और स्टडी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस को अगर सी ऑप्शन भी टिक करते हैं तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 10 नंबर आता है। टोटल 20 मार्क्स हो गए और हम पास होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सजेशन है कि कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़े, इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं रहती। अभी हम लोग क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। हाउ डज डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस द रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट? रिस्क 3 तरह के होते हैं। डाइंग टू अर्ली इज ए रिस्क, लिविंग टू लॉन्ग इज ए रिस्क, एंड टू बी ए डिसेबल इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिस्क। बट टू रिड्यूस द फाइनेंशियल रिस्क, हम लोगों को अगर इन्वेस्ट करते हैं अक्रॉस वेरियस एसेट में तो हमारा रिस्क मिटिगेट या कम होता है। यहाँ पे एक और चीज है कि मेथड टू मैनेज द रिस्क, इसमें 3 चीजें आती है, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिडक्शन एंड रिस्क रिटेंशन। अगर रिस्क ट्रांसफर की बात आती है तो हम रिस्क ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? तो हैविंग इंश्योरेंस इज ए रिस्क ट्रांसफर। अभी कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क के 2 कंपोनेंट हैं, प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। ओके, नाउ व्हाट हेल्प टू डिटरमाइन इंश्योरेंस नीड ऑफ इंडिविजुअल्स टू ह्यूमन लाइफ वैल्यू, इसको HLV भी कहते हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक बंदे का टोटल अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई जितने साल वो अर्न करेगा, अगर हम अदर फैक्टर को ना पकड़ें तो। अभी ह्यूमन लाइफ वैल्यू से 2-3 क्वेश्चन और आते हैं। हु डिवाइज द कंसेप्ट ह्यूमन लाइफ वैल्यू? तो प्रोफेसर हबनर। एंड ह्यूमन लाइफ वैल्यू बेस्ड ऑन नेट अर्निंग। ह्यूमन लाइफ वैल्यू सेज कि अगर किसी बंदे को इंश्योरेंस चाहिए तो वो अपने 10 to 15% ऑफ अर्निंग ले सकता है। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड, एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल एश्योरेंस was the first insurance company in the world. Okay, अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल एश्योरेंस विलियम थॉलबर्ट एंड सर थॉमस एलन ने 1706 में ही लाया था। बट इंडियन फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी अगर पूछा जाए तो इंडियन फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड था। ये 1870 में आई थी। ये फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया है। हालांकि 1818 में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी थी, बट ये यूरोपियन कम्युनिटीज के लिए थी। तो अगर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी पूछा जाए तो बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, और अगर फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड पूछा जाए तो एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल एश्योरेंस। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया? हम जानते हैं 3 इंपॉर्टेंट रेगुलेटर। बैंक के लिए RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड के लिए SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम लोगों को कभी कभी इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं IRDA के, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी एजेंसी है जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, साथ में री इंश्योरेंस पुनर्बीमा इंडस्ट्री को भी रेगुलेट करती है। तो IRDA रेगुलेट करती है इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस को भी। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1999 में आई थी विद द रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी, बट अप्रैल 2000 से ये स्टार्ट हुई है। तो अगर पूछा जाए कि IRDA कब से स्टार्ट हुई तो अप्रैल 2000 से, 1 अप्रैल 2000 से आई थी 1999 में। FDI इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कभी कभी पूछता है तो 49% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है। एक्सप्लेन द टर्म IGMS। IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अगर हम कोई कंप्लेन IRDA को करते हैं तो कंपलसरी हमको इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही जाना पड़ता है। IRDA ने इसको 2010 में लॉन्च किया है। As per the Consumer Protection Act 1986, who is not classified as a customer? अगर ऐसा पूछा जाता है कि एज ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
के हिसाब से कौन कंज्यूमर नहीं है। तो बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन एंड यूज देम फॉर ए कमर्शियल पर्पस। तो उसको हम लोग ये कंज्यूमर फोरम कंज्यूमर में नहीं कंसिडर करता है। हालांकि कंज्यूमर फोरम एक डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी है और इसके अलग अलग लिमिट होती हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम तब में कंज्यूमर फोरम के कितने लिमिट हैं डिस्प्यूट सॉल्व करने के। तो 20 लाख तक डिस्प्यूट सॉल्व होता है कंज्यूमर फोरम का डिस्ट्रिक्ट फोरम के थ्रू, और 20 लाख से ऊपर बट 1 करोड़ से नीचे स्टेट लेवल और 1 करोड़ से ऊपर नेशनल लेवल में सॉर्ट आउट होता है कोपा का कंज्यूमर फोरम का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डील करता है कंप्लेन अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी, brand and shopkeepers, which is the below the most appropriate option for customer to lodge a insurance related complaint। तो अभी इसमें देखा जाए तो इंश्योरेंस अम्बर्समैन इसका आंसर होता है। अभी अम्बर्समैन क्या है? अम्बर्समैन लोकपाल को कहते हैं। लोकपाल इज ए नॉन जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन, गैर न्यायिक संस्था, जहाँ की डिस्प्यूट सॉल्व होता है, डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंश्योरर और कस्टमर के दोनों। किस चीज का? प्रीमियम ज्यादा भरा, मैच्योरिटी कम भरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिस्प्यूट के लिए अगर हम अम्बर्समैन में जाते हैं तो इसका पहला कंडीशन है कि हमारा केस कहीं और पेंडिंग ना हो, कहीं और लंबित ना हो। अम्बर्समैन बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट और इम्पार्शियल वे है। यहाँ पे आपको अपना पक्ष खुद ही रखना पड़ता है। टोटल 70 इंश्योरेंस अम्बर्समैन इन डिफरेंट लोकेशन में है। अम्बर्समैन में 1 साल के भीतर आप जा सकते हैं। नॉर्मली डिसीजन गिव्स 30 डेज में दे देता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्बर्समैन को कब अवार्ड देती है इंश्योरर। तो अगर अम्बर्समैन ने विद इन 15 डेज के अंदर विदिन 15 डेज डिसीजन दे देता है डिस्प्यूट सॉल्व करने का, तो इंश्योरर उनको अवार्ड देती है, ना कि जिसने कंप्लेन किया है। Which is the element valid contract deal with the premium? Which element of a valid contract deal with the premium? तो जब भी valid contract deal with the premium other than consideration, valid contract deal with the premium के लिए consideration। हालांकि हम जानते हैं कि element of life insurance में value contract, offer and acceptance, consideration, capacity of contract and legal aspect आता है। ये हमारे एलिमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में के लिए है। प्रिंसिपल ऑफ यूबेरिमा फाइट्स, इसका मतलब होता है डिस्क्लोजिंग नॉन मटेरियल फैक्ट ऑन एन इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म। इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है और मटेरियल फैक्ट व्हाटएवर जो भी डेटा वो देता है वो सब के सब ट्रू होना चाहिए। कस्टमर जो भी मटेरियल फैक्ट देगा वो सब के सब ट्रू और ट्रू फैक्ट होने चाहिए। यूरेमा फाइट्स को हम लोग अटमोस्ट गुड फेथ भी कहते हैं। ये कब चेक होता है? एक क्वेश्चन आता है अटमोस्ट गुड फेथ कब चेक होगा? तो जो मटेरियल फैक्ट देता है अगर क्लेम आया तो वैसे टाइम में हम वो अटमोस्ट गुड फेथ या यूरेमा फाइट्स चेक होता है। मटेरियल फैक्ट इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है? प्रपोजर के फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फाइनेंशियल डिटेल, ऑक्यूपेशन डिटेल, इलनेस, एनी हैबिट जो कि जो इंश्योरर के लिए इम्पोर्टेंट हो, वो सारे के सारे मटेरियल फैक्ट आते हैं। यहाँ पे एक और लैटिन वर्ड है जो कभी कभी पूछा जाता है, कैवेट एम्प्टर। इसका मतलब होता है बायर्स बीवेयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमसे पूछा जाए एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका सिक्योर इन्वेस्टमेंट मीनिंग होता है या सिक्योर इन्वेस्टमेंट आंसर होगा। मेंशन द इंश्योरेंस प्लान आर द लीस्ट और नो अमाउंट ऑफ सेविंग एलिमेंट। अभी पहले चारों प्लान को जानते हैं। टर्म इंश्योरेंस ओनली रिस्क कवर, अवधि प्लान या सावधि प्लान जिसमें कि खाली डेथ कवर होता है उसको टर्म इंश्योरेंस प्लान कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल और लीस्ट प्रीमियम वाला, मिनिमम प्रीमियम वाला प्लान है जिसमें केवल रिस्क कवर रहता है। एंडोमेंट प्लान जिसमें मैच्योरिटी भी रहती है, साथ में रिस्क भी रहता है, रिस्क कवर भी रहता है।
यानी मैच्योरिटी और इंश्योरेंस दोनों देता है तो एंडोमेंट प्लान। टर्म इंश्योरेंस में केवल इंश्योरेंस। प्योर एंडोमेंट या होल लाइफ प्लान, इसमें केवल मैच्योरिटी रहती है, रिस्क कवर कुछ भी नहीं रहता। ये भी कॉस्टली नहीं होता है, बट ये रिस्क कवर नहीं होती इसमें। मनी बैक प्लान, ऐसे प्लान जिसमें बीच बीच में भी पैसा मिले उसको हम मनी बैक प्लान कहते हैं। रिस्क ट्रांसफर थ्रू पूलिंग इज कॉल्ड इंश्योरेंस। रिस्क ट्रांसफर थ्रू पूलिंग इज कॉल्ड इंश्योरेंस। The measure to reduce the chances of occur of risk is known as loss prevention. अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, 400 घर है, एक घर की कीमत 20,000 है, एवरेज 4 घर जल जाता है, टोटल लॉसेस 80,000 का हुआ, तो कितना कंट्रीब्यूशन करेगा कि उस जो लॉसेस हुआ है उसको मिटिगेट कर पाए। तो 400 घर में 80,000 का नुकसान हुआ, यानी 200 रुपया अगर इन्वेस्ट करता है तो उस लॉस को मिटिगेट कर पाता है। सिंपल है, 400 घर 200 रुपए इन्वेस्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? तो इसका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। विच इन्वॉल्व्स प्रेशर अप्लाइड थ्रू द क्रिमिनल मीन्स? तो एक ही आंसर आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोरेशन। इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर टू। अभी सबसे पहले इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसको कहते हैं? एक पर्सन का के मरने के बाद फाइनेंशियल नुकसान जिनको होता है उनके और पहले वाले व्यक्ति के बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। सपोज मेरे अर्निंग पे जो लोग डिपेंडेंट हैं वो सबका मेरे साथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। जैसे तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसके किसके बीच में होगा? रिलेटिव्स के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, और क्रेडिटर डेबिटर के बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट एलआईसी में या पॉलिसी कब चेक होती है? तो जब हम पॉलिसी लेते हैं तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट चेक होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसके प्रपोजल में कहा मेंशन होता है? तो नॉमिनी में। यहाँ पे पूछा जाता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर टू, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन in the asset to be insured. Essential of insurable interest in a presence of a life at the time of taking insurance, already mentioned. यहाँ पे फ्री लुक पीरियड क्या होता है कि जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं और हम उसके टर्म्स एंड कंडीशन से हैप्पी नहीं हैं, तो हमको एज पर IRDA रूल्स इंश्योरर कुछ टाइम पीरियड देता है जिस बीच में हम उस पॉलिसी को रिटर्न कर पाए, जिसको कि फ्री लुक पीरियड या कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। इसमें अगर किसी इंश्योरेंस एजेंट ने हमको कोई पॉलिसी बेची है और मैं उसके टर्म्स एंड कंडीशन से खुश ना हूं, तो 15 दिन के भीतर, बॉन्ड मिलने के 15 दिन के भीतर उसको रिटर्न कर सकते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग? तो टैक्स इरेजन। अमॉन्ग द फॉलोइंग कैटेगराइज अंडर द फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अंडर ट्रांजेक्शनल प्रोडक्ट कैन बी कैटेगराइज अंडर ट्रांजेक्शनल प्रोडक्ट, तो बैंक डिपॉजिट। Which are the following can be categorized under contingency product? तो लाइफ इंश्योरेंस, कुछ हो गया तो पैसा मिलता है। Which are the below categorized under the wealth accumulation product? तो शेयर्स। Which are the following are the intangible product? जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लाइफ इंश्योरेंस। Which are the primary purpose of an insurance product? Protection against loss economic value of an individual's productive abilities. Which is the following the best advice to purchase the term plan? Individual person who need insurance but has low budget. जिसके पास इंश्योरेंस की जरूरत तो है बट बजट कम है, ऐसे पर्सन को हम इंश्योरेंस लेने के लिए कहते हैं, बट टर्म इंश्योरेंस। जब हमसे पूछा जाता है कि नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या है, तो यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, ये एक नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस? अभी यहाँ पे देखा जाए तो मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस केवल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ होम लोन बोरर्स के लिए ही होता है। व्हाट इज पॉलिसी लैप्स मीन्स? पैसा नहीं भरा, पॉलिसी लैप्स होगा, यानी पॉलिसी होल्डर डिसकंटिन्यू द प्रीमियम पेमेंट ऑफ ए पॉलिसी।
व्हाट इज द हु बेयर्स द इन्वेस्टमेंट रिस्क इन केस ऑफ यूलिप। यूलिप एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसमें ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिसी होल्डर इंश्योरर इन्वेस्ट इज मनी इनटू द मार्केट एंड द रिटर्न वुड बी मार्केटेबल। तो जो पैसा इंश्योरर का रहता है वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है बाय इंश्योरर के द्वारा, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो हु बेयर्स द रिस्क इन केस ऑफ यूलिप, तो यहाँ पे रिस्क हमेशा इंश्योर्ड पर्सन ही बेयर करेगा क्योंकि मार्केट रिलेटेड रिटर्न है। What does mean the premium denote in relation to a insurance policy? The price paid by an insured for purchasing the policy is called premium. Which of the below is not a factor to determining the life insurance premium? तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिसाइड करने के लिए रिबेट को कंसीडर नहीं किया जाता। व्हाट इज द पॉलिसी विड्रॉल? अगर पॉलिसी सरेंडर कर दिया जाए, किसी ने पॉलिसी ली है और वो पॉलिसी 30 इयर्स का है और बीच में ही उन्होंने 10 इयर्स 20 इयर्स के बाद सरेंडर किया, इट इज ए पॉलिसी विड्रॉल। इसका मतलब सरेंडर ऑफ पॉलिसी इन रिटर्न ऑफ एक्वायर्ड सरेंडर वैल्यू पॉलिसी विड्रॉल कहलाता है। विच ऑफ द बिलो इज द वन ऑफ द वे ऑफ टू डिफाइनिंग सरप्लस? तो सरप्लस एक्सेस वैल्यू ऑफ असेट ओवर लायबिलिटीज। Which of the below is not a component of ULIP premium? Social security charges will not be the component. यहाँ पे पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड एज प्रूफ इनमें से कौन सा है? तो पासपोर्ट, राशन कार्ड, होरोस्कोप, पासपोर्ट और विलेज पंचायत सर्टिफिकेट। अभी LIC ने या IRDA के हिसाब से बर्थ सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से ही प्रीमियम डिसाइड होता है। बर्थ सर्टिफिकेट को दो भागों में बांटा गया है, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट और नॉन स्टैंडर्ड बर्थ सर्टिफिकेट। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में वो सारे कुछ आते हैं जैसे पैन कार्ड, बर्थ प्रूफ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और एक और इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड बर्थ प्रूफ होता है वो होता है बाप्टिज्म सर्टिफिकेट। बाप्टिज्म सर्टिफिकेट गिवन बाय द चर्च के द्वारा दिया जाता है। गवर्नमेंट का आई कार्ड, ये भी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में आएगा। इसके अलावा जो भी है वो नॉन स्टैंडर्ड में आएगा। अभी आधार कार्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, स्टैंडर्ड बर्थ सर्टिफिकेट होता है अगर उस पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। अभी कुछ आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ नहीं, खाली ईयर ऑफ बर्थ रहता है तो वो नॉन स्टैंडर्ड है। अभी राशन कार्ड, होरोस्कोप और विलेज पंचायत सर्टिफिकेट ये नॉन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है, बर्थ प्रूफ है। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय मेकिंग ए प्रपोजल इज अ कॉमनली नोन एज प्रपोजल फॉर्म। जो हम एप्लीकेशन देते हैं टू हैव ए पॉलिसी इज कॉल्ड प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म और प्रपोजल फॉर्म फील्ड बाय प्रपोजल, मतलब जिसको पॉलिसी चाहिए उनके द्वारा ही भरी जानी चाहिए एज पर रूल्स। व्हाट इज फर्स्ट प्रीमियम रिसीट? इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। FPR मीन्स फर्स्ट प्रीमियम रिसीट। जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी जब लॉगिन होती है तो उसके बाद हमको एक इमीडिएट रिसीट मिलता है जिसपे कि पॉलिसी नंबर मेंशन रहता है, पॉलिसी टर्म्स कंडीशंस, एजेंट, ब्रांच कोड एंड एक्सेट्रा ऑल द पॉलिसीज डिटेल। फ्यू पॉलिसी डिटेल मेंशन होता है जिसको कि हम FPR कहते हैं। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया, उस पर DOC रहता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट। जैसे वो डेट ऑफ कमेंसमेंट मिला मीन्स पॉलिसी स्टार्ट हो गई। तो FPR मीन्स कि रिस्क कवर हैज बीन स्टार्टेड। Now the following document is an evidence to contract between insurer और insured। तो डॉक्यूमेंट जब पॉलिसी लॉगिन होती है उसके कुछ दिनों के बाद हमको पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता है, ये एक एविडेंस होता है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इज नोन एज पॉलिसी शेड्यूल। विच ऑफ द बिलो फॉर्म द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ए पॉलिसी शेड्यूल। A clause precluding death due to pregnancy of for a lady who is expecting the time of writing contract will include in which section of a standard policy document specified policy provisions। हमको ध्यान रखना है जो क्लाउज है वो स्पेसिफाइड पॉलिसी प्रोविजंस। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड द पॉलिसी होल्डर नीड टू अपॉइंट ए अपॉइंटी? अगर इंश्योरर माइनर है, माइनर मीन्स 18 साल से कम है, जिसने नॉमिनी रखा, नॉमिनी का एज 18 साल से कम है तो वहां पे हमको अपॉइंटी रखना पड़ता है। इन ऑर्डर टू अ पॉलिसी टू एक्वायर ए गारंटेड सरेंडर वैल्यू
फॉर हाउ लॉन्ग मस्ट बी प्रीमियम पेड एज पर लॉ। तो अभी अगर पॉलिसी को सरेंडर करना है तो कम से कम 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर दिया जाता कि यूलिप पॉलिसी है तो उसमें 5 साल होते, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सरेंडर हम 3 साल के बाद कर सकते हैं। यूलिप पॉलिसी सरेंडर के लिए 5 ईयर्स लगता है, नॉर्मल में 3 ईयर्स। व्हेन द पॉलिसी डीम्ड टू बी लैप्स, premium has not to be paid, premium has not been paid even during years of grace। जब ग्रेस पीरियड, जब पॉलिसी की प्रीमियम नहीं भरी जाती तो इंश्योरर उसको कुछ ग्रेस पीरियड देता है। ग्रेस पीरियड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में 30 डेज का होता है और मंथली में 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। फिर से ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में 30 डेज का ग्रेस पीरियड होता है, मंथली में 15 दिन का होता है। और अगर ग्रेस पीरियड में भी पैसा ना भरा गया हो तो पॉलिसी डीम्ड टू बी लैप्स्ड। स्टेटमेंट बिलो रिगार्डिंग द ग्रेस पीरियड। द ग्रेस पीरियड 1 मंथ अगर कंसीडर करती है तो उसका मतलब होता है 30 डेज, 1 मंथ और 30 डेज, 31 डेज। फॉर द इंश्योरर पॉलिसी नॉमिनेटेड एज बिलो द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी नॉमिनेशन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 39 में आता है। सेक्शन 39 सेज अबाउट नॉमिनेशन। Which is the following denotes the underwriter's role in an insurance company? Decide acceptability of risk। पॉलिसी लॉगिन होगी या नहीं होगी, प्रपोजल फॉर्म भरने के बाद वो पेपर अंडरराइटर के पास जाता है। अंडरराइटर कौन है? वन हु असेसेस द रिस्क। अभी जो चेक करता है उस बंदे का जो पॉलिसी लेने का इच्छुक है उसके ऊपर कितना रिस्क है। अभी वो कैसे चेक करेगा? उनके फैमिली हिस्ट्री से, साथ में उनके जॉब प्रोफाइल से। यानी अंडरराइटर 2 तरह के होते हैं, फिजिकल अंडरराइटिंग और ऑक्यूपेशनल अंडरराइटिंग। यानी उसको ऐसा कोई काम करता है जिसके लिए उसका रिस्क है, या कोई फिजिकल रिस्क है, या मोरल हैजार्ड। मोरल हैजार्ड रिपोर्ट में उसका इंटेंशन चेक होता है। तो फर्स्ट अंडरराइटर ये सब कौन करता है? तो एजेंट। तो फर्स्ट अंडरराइटर वुड बी एजेंट। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि अंडरराइटर्स रोल इन एन इंश्योरेंस कंपनी टू डिसाइड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क। Sima is suffering from acute diabetes and she has applied for insurance plan. In the case of underwriter is likely to use the underwriting, choose the appropriate option। अभी अंडरराइटिंग जब अंडरराइटर करता है तो वहाँ पे 2 ही मेथड होते हैं, एक जजमेंट मेथड, एक न्यूमेरिकल मेथड। तो यहाँ पे वो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है तो जजमेंट मेथड के हिसाब से ही वो अंडरराइटिंग करेगी। विच इज द फॉलोइंग बिलो द डेथ क्लेम कैन बी ट्रीटेड एज ए अर्ली डेथ क्लेम। तो अगर पॉलिसी बंदा 3 साल इंश्योर्ड पर्सन 3 साल के भीतर डायड होता है तो हम लोग उसको अर्ली डेथ क्लेम कहते हैं। अभी डेथ क्लेम 2 तरह का होता है, अर्ली डेथ क्लेम, नॉन अर्ली डेथ क्लेम। अर्ली डेथ क्लेम 3 साल के भीतर डेथ किया तो अर्ली डेथ क्लेम होगा, उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन डन बाय LIC's ऑथोरिटीज। और नॉन अर्ली डेथ क्लेम में 3 साल के बाद डेथ होता है तो उसको नॉन अर्ली डेथ क्लेम कहते हैं। अभी एक और केस आता है कि बंदा जिंदा है या मरा पता ही नहीं चलता, तो इसको प्रिजम्पशन ऑफ डेथ कहते हैं। अगर कोई बंदा 7 साल से गायब है, 7 ईयर से गायब है, तो उसको मान लिया जाता है कि वो मर गया है। 7 ईयर कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? एट द टाइम ऑफ जब वो बंदा गायब है, तो जब FIR, पुलिस FIR की फर्स्ट कॉपी में जो डेट मेंशन होता है वहां से 7 साल का पकड़ते हैं। एक और डेथ क्लेम होता है सुसाइड। सुसाइड के पहले साल, पॉलिसी लेने के पहले साल में अगर सुसाइड हुआ तो 90% ऑफ प्रीमियम विल बी पेड। ओनली 90% ऑफ द प्रीमियम विल बी पेड टू द फैमिली। लेकिन अगर सुसाइड 1 साल के बाद होता है, पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद, तो टोटल फुल पॉलिसी अमाउंट उनको पेड होता है। पेमेंट मेड under the money back policy upon the reaching milestone will be classified under which type of claim? तो periodical survival claim, डेथ क्लेम में मरने के बाद पैसा, मैच्योरिटी क्लेम में जब पॉलिसी मैच्योर होती है तब पैसा, पीरियडिक में 4-4 साल 5-5 साल एज पर द पॉलिसी नॉर्म जो पैसा मिलता है उसको हम सर्वाइवल क्लेम कहते हैं। और सर्वाइवल सरेंडर क्लेम के लिए जब पॉलिसी हम लैप्स करती है। आइडेंटिफाई which of the below statement is correct? Health insurance deal with morbidity। बस ये लाइन याद रखनी है, हेल्थ इंश्योरेंस डील विथ morbidity। आइडेंटिफाई द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ PPN। तो PPN का फुल फॉर्म प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। हमने लास्ट में कुछ वर्ड के फुल फॉर्म भी लिख के रखे हैं। प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। Underwriting is a process of risk selection,
and risk pricing. Risk selection and risk pricing is a process of underwriting. Principle utmost good faith. प्रिंसिपल ऑफ utmost good faith ओबेरमा फाइट से मिलता जुलता है, जहाँ मटेरियल फैक्ट देना चाहिए था, इज राइटिंग यहाँ पे utmost good faith in underwriting is required for followed by both insurer और insured, दोनों में होना चाहिए. Amount of the provision made by all claim, the book of the insurer based on the status of the claim is known as reserving. Which of the following document are not to required by submitted for permanent total disability claim? तो यहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं रहती है जब परमानेंट डिसेबिलिटी क्लेम दे रहा है कोई. विच ऑफ द बिलो डेथ क्लेम विल बी ट्रीटेड एज ए अर्ली डेथ क्लेम. तो अगर 3 साल के पहले डेथ हुआ तो वो अर्ली डेथ क्लेम में होगा. अभी यहाँ पे एक और चीजें हैं. सेक्शन 45 इंश्योरर एक सेक्शन है, सेक्शन 45, जहाँ पे जिसको कि हम लोग इंडिस्प्यूटेबल क्लाउज भी कहते हैं. इस सेक्शन के हिसाब से कोई भी बंदा अगर कुछ रॉन्ग इनपुट देता है, मटेरियल फैक्ट में कुछ रॉन्ग इनपुट है, लेकिन पॉलिसी 3 साल हो गए हैं, तो व्हाटएवर जो इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा दी गई है उसको सही माना जाएगा और उसी के हिसाब से चलेगा. इसको इंडिस्प्यूटेबल क्लाउज सेक्शन 45 में ये आता है. नाउ फ्यू टर्मिनोलॉजी टू बी अंडरस्टैंड. फ्यू टर्मिनोलॉजी, कभी कभी कुछ वर्ड के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो हम लोग कुछ वर्ड देखते हैं जिसके फुल फॉर्म को देखते हैं. सीपीटी करेंट प्रोसीड्योर टर्मिनोलॉजी. आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रैल 2000 अगर एस्टैब्लिशमेंट पूछा. एफपीआर फर्स्ट प्रीमियम रिसीट. आरपीआर रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट, जब हमको फर्स्ट प्रीमियम रिसीट पॉलिसी लेते टाइम मिलती है और उसके 3 महीने 4 महीने यानी नेक्स्ट जब प्रीमियम भरने को आता है तो उस रिसीट को आरपीआर कहते हैं, रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट. टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर. एमएचआर मोरल हैजार्ड रिपोर्ट. एमएचआर में कस्टमर के इंटेंशन को चेक किया जाता है कि वो क्यों पॉलिसी चाहता है और इस पे साइन एजेंट करता है. तो फर्स्ट अंडरराइटर एजेंट होता है और एमएचआर पे एमएचआर एजेंट ही भरते हैं. पीपीएन प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क. आईजीएमएस इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम. अगर आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कंप्लेन करना है तो आपको आईआरडीए को अप्रोच करना थ्रू आईजीएमएस ही करना पड़ेगा. ह्यूमन लाइफ वैल्यू एचएलवी. केवाईसी आरबीआई गाइडलाइन है नो योर कस्टमर. पीएमएलए प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005. कोपा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. टीएसी टैरिफ एडवाइजरी कमेटी. एनआईए नेशनल इंस्टीट्यूट एकेडमी. आरओपी रिटर्न ऑफ प्रीमियम. एमडब्ल्यूपी मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट. अभी कुछ और चीजें हैं जैसे लोन एंड सरेंडर जी, जो कि 3 साल के बाद अवेलेबल होता है, लेकिन यूलिप प्लान में 5 साल के बाद. प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, कस्टमर जिंदा है या मरा है पता ही नहीं, लापता है, तो 7 साल तक अगर वो लापता है तो उसको हम लोग नॉर्मल डेथ के हिसाब से कंसीडर करते हैं. अभी 7 इयर्स जब भी एफआईआर के कॉपी के डेट से 7 साल के भीतर. कूलिंग ऑफ या फ्री लूप पीरियड, कोई कस्टमर पॉलिसी से के टर्म्स एंड कंडीशन से हैप्पी नहीं है, वो रिटर्न करता है, तो डॉक्यूमेंट मिलने के 15 दिन के भीतर वो पॉलिसी को रिटर्न कर सकता है. इस पीरियड को कूलिंग ऑफ या फ्री लूप पीरियड कहते हैं. ग्रेस पीरियड, अपने टाइम पे पैसा नहीं भरा तो कुछ दिन एलआईसी या कुछ दिन इंश्योरर एज ए ग्रेस पीरियड के हिसाब से देता है कि उस पीरियड में आप पैसा प्रीमियम का भर पाए. ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में 30 डेज का ग्रेस पीरियड होता है और मंथली में 15 दिन का. 30 और 35 डेज ग्रेस पीरियड 1 मंथ का होता है, जिसमें 30 और 31 डेज को ही ग्रेस पीरियड मिलता है. लॉक इन पीरियड एंडोमेंट प्लान में 3 साल, यूलिप प्लान में 5 साल. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में. एमडीआरटी फाउंडेड $1 मिलियन राउंड टेबल फाउंडेड 1927 में. इंश्योरेंस एक्ट 1938 में. नॉमिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39. एमडब्ल्यूपी एक्ट 1874. मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट को सेक्शन 6 में रखा गया है. इसके हिसाब से इंश्योरेंस कोई भी बंदा अगर पॉलिसी लेता है, एमडब्ल्यूपी एक्ट के थ्रू पॉलिसी लेता है, तो अपना नॉमिनी ट्रस्टी को बना सकता है और ट्रस्टी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा. तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि ट्रस्टी कब होगा, तो अगर एमडब्ल्यूपी एक्ट में किसी ने पॉलिसी ली है तो ये
बुक बहुत ही बोरिंग है, इसको रोचक बनाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आप इसको बार, और इस प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने बहुत फास्टली देखा है, उम्मीद है आप इसको बार बार देख के ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।